हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। प्रीवियस सेशन में आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 85 पे जितने भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन थे उनको हमने कर लिया था डिस्कस, और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 88 पे जितने भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सभी को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच डिविजन अमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ये जो सवाल है ना, ये किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है। और प्लांट्स कहाँ आते हैं भाई, प्लांट्स आते हैं किंगडम प्लांटे के ऊपर। तो यहाँ पे हमसे किंगडम प्लांटे के बारे में सवाल पूछा गया है। अगर आपको याद हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को 5 किंगडम्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। तो उसमें से 5 किंगडम में से हमने 2 किंगडम्स तो देख ही लिए हैं, किंगडम मोनेरा हमने देख लिया है, किंगडम प्रोटेस्टा हमने देख लिया है। अब ये सवाल किंगडम प्लांटे के ऊपर है, लेकिन प्लांटे के पहले एक और किंगडम है जिसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, उसको हमने रिवाइज नहीं किया है। तो इससे पहले कि हम ये सवाल करें किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ें, सबसे पहले जो किंगडम फंजाई है हमारा उसको हमें करना होगा रिवाइज, ताकि जो है ना एक लिंक बना रहे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। अब जैसे ही फंगाई वर्ड आता है, फंगस वर्ड आता है, तो आपके दिमाग में किस चीज़ की इमेज आती है? वो बच्चे जो कि मशरूम खाते हैं, है ना, जैसे ही वो सुनेंगे वर्ड फंगस तो उनके दिमाग में मशरूम की एक इमेज आएगी। जो बच्चे मशरूम नहीं खाते हैं उनके दिमाग में जैसे ही वो वर्ड सुनेंगे फंगस तो उनके दिमाग में आएगी एक ऐसी इमेज स्पॉइलेज की। जैसे कि ब्रेड है, हम सब खाते हैं ब्रेड, ब्रेड को अगर प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा गया है, रेफ्रिजरेट करके नहीं रखा गया है, तो 3 से 4 दिन में आप देखोगे कि उस पर ना एक ग्रोथ हो जाती है, येलोइश कलर की हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो कलर ग्रेइश हो जाएगा, ग्रे से हम बोलते हैं कि ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा, ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ब्लैक या ब्लू होने की स्टेज तक तो हम रखते नहीं हैं। जैसे ही ब्रेड पे हमको दिखता है कि हाँ भाई कोई ग्रोथ हो रही है, ब्रेड जो है येलो से ग्रेइश कलर की हो गई है, तुरंत हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि जब भी हम फंगस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, या तो मशरूम की इमेज बनती है, या हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग में एक स्पॉइलेज, फूड स्पॉइलेज या फ्रूट की किसी स्पॉइलेज की इमेज बनती है ना। तो क्या फंगस, मशरूम और स्पॉइलेज ही है, इतना ही है फंगस हमारा या फंजाई किंगडम? एक्चुअली फंजाई किंगडम बहुत बड़ा है, मशरूम और स्पॉइलेज से भी कई ज़्यादा है। तो होता क्या है फंजाई में, एक्चुअली फंजाई किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो प्लांट लाइक होते हैं। प्लांट लाइक मतलब क्या, कि इनकी बॉडी डिज़ाइन जो होगी वो प्लांट जैसी होगी। प्लांट्स की तरह ये कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं। बेसिकली फंजाई में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं थैलॉइड। क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थैलस फॉर्म करते हैं। थैलस मतलब क्या होता है, थैलस मतलब ये कि इनके पास प्लांट्स जैसे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स वगैरह नहीं होती है। आई रिपीट, फंजाई किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम थैलॉइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो थैलस फॉर्म करते हैं। थैलस में हम बोलते हैं कि बेसिकली ये अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉडी ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि कई हद तक इनका जो बॉडी डिज़ाइन है फंगस के ऑर्गेनिजम्स का, फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का, कुछ हद तक हम बोलते हैं कि प्लांट जैसा ही होता है इनकी बॉडी डिज़ाइन। और प्लांट्स की तरह ये इमोबाइल भी होते हैं। भाई प्लांट्स को क्या आपने कभी यहाँ से वहाँ उड़ते हुए जाते हुए देखा है क्या, कि प्लांट्स बोल रहे हो कि यार बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, एक काम करते चलो घर के अंदर चलते हैं, या बहुत तेज़ धूप पड़ रही है चलो घर के अंदर चलते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है ना। प्लांट्स कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं। सिमिलरली मशरूम्स भी आपने देखा होगा
कि मशरूम्स भी जहाँ होते हैं ना, जहाँ पे उनको उगाया जाता है वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। तो फंजाई भी हम बोलते हैं कि फंजाई किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कैसे होते हैं, प्लांट्स की तरह इमोबाइल होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की प्लांट्स के साथ, कि प्लांट लाइक बॉडी डिज़ाइन है ना, हमारा ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू रूट्स वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ प्लांट लाइक बॉडी तो है ना, और प्लांट्स की तरह इमोबाइल भी हैं। तो क्यों ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसी स्पीशीज़ को हम किंगडम प्लांटे में ही रख दें, एक्सेप्शन बना देंगे। जैसे कि प्लांट्स में हम बोलते हैं कि ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स वगैरह होनी चाहिए, है ना, इनके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन की फॉर्म में इनको हम रख देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सेप्शन भी जो है ना वो 1 या 2 या मैक्सिमम 3, 4, 5 इतने हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ है जिनको कि आपको किसी किंगडम में एज एन एक्सेप्शन रखना है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है। एक्सेप्शन 1, 2, 3, 4 इतने अच्छे लगते हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ को अगर आप एक्सेप्शन मान के किसी किंगडम में रख रहे हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है, बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए एक दूसरा किंगडम बनाया गया जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, और उस किंगडम का नाम क्या था, उस किंगडम का नाम था किंगडम फंजाई। आई होप इतना सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब फंजाई किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ा किंगडम होता है, 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। फिर इसके बाद में फंजाई किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ हैबिटाट में पाए जाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि मशरूम वगैरह को तो जो है ना, जो एडिबल मशरूम होते हैं यानी कि जो हम खा पाते हैं, उनको तो बाकायदा उनका कल्टीवेशन कराया जाता है, सॉइल वगैरह में उनको ग्रो करवाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वॉशरूम के कुछ गेट्स में जहाँ पे वुड जो है वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हो, कई बार मोस्टली हम बोलते हैं कि बारिश के मौसम में जब लकड़ी हमेशा पूरे टाइम गीली रहती है तो वहाँ पे भी मशरूम्स जो है निकल के आ जाते हैं वॉशरूम के गेट्स में, क्योंकि लकड़ी हमेशा गीली रहती है। वैसे भी हम बोलते हैं कि अगर बारिश का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हवा में ऑलरेडी नमी बहुत होती है, जिसके कारण वॉशरूम के जो गेट्स होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है वो सूख नहीं पाती है। तो सूख नहीं पाएगी, हमेशा वो गीली रहेगी, डैम्प रहेगी, और इस डैम्प एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है कि कुछ मशरूम्स निकल के आ जाते हैं। ऑल्दो वो हम बोलते हैं कि एडिबल नहीं होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अलग ही टाइप की जो है ना हैबिटाट होती है वो। बताओ, वॉशरूम का कोई गेट भी उगने वाली जगह है क्या, रहने वाली जगह है क्या, लेकिन वो वहाँ पे भी रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ हैबिटाट में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो देखने वाली बात यह है कि इनमें ना क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अभी तक हम बात करते थे किंगडम मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, कि उनमें क्लोरोफिल होता था तो फोटोसिंथेसिस हो पाती थी, तो ऑर्गेनिजम्स जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक हो पाते थे, नहीं तो फिर वो हेटरोट्रॉपिक होते थे। लेकिन फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस ये कर नहीं पाएंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो ऑटोट्रॉपिक भी ये नहीं होंगे। तो फिर बचा क्या ऑप्शन, बचा है हेटरोट्रॉपिक होने का। तो एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉपिक भी कैसे होते हैं, ये होंगे या तो सेप्रोफाइट्स, ठीक है, ये क्या होंगे, या तो सेप्रोफाइट्स होंगे, या फिर हम बोलते हैं कि ये क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे। अब क्या फ़र्क होता है सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ये दोनों ही हम बोलते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही टाइप्स हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से खाना लेना। अब सेप्रोफाइट्स में हम बोलते हैं कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो डेड बॉडीज़ वगैरह जो होती हैं, भले ही प्लांट्स की हो भले ही एनिमल्स की हो, तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी पे रहते हैं और उनकी डेड बॉडी से न्यूट्रिशन अपना डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स हम बोलते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। तो होस्ट की बॉडी पे
कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उसी की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। देखा जाए तो फंजाई किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो किसी ऑर्गेनिज्म को जो है ना उनको काट लें, उनको मार के खा लें, ठीक है। या तो वो क्या करेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर के रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक होस्ट की तरह काम करेगा और उनकी बॉडी में जाकर के ये चिपक जाएंगे और उन्हीं की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। या फिर जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, भले वो प्लांट हो भले वो एनिमल हो, ठीक है, तो डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे। देखा जाए तो फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बैक्टीरिया, ठीक है, तो फंजाई और बैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। और अगर ये ना होना तो जितनी भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनका डिकम्पोजिशन ही ना हो, है ना, उनका डिकम्पोजिशन ही ना हो अगर ये फंगस और बैक्टीरिया साथ में मिलके डिकम्पोजिशन ना करें। तो ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, क्लीन रखने की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि डिकम्पोजिशन में दोबारा से हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम बोलते हैं कि फिर से एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाएंगे। तो एक आप बोल सकते हो कि मिनरल साइक्लिंग होती रहती है। क्या होती रहती है, मिनरल्स की साइक्लिंग होती रहती है, मिनरल्स की रिसाइक्लिंग होती रहेगी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ये पूरी साइकिल कौन करवाते हैं, फंगस और बैक्टीरिया मिलकर कराते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ देयर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या बोला कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं, या तो किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाकर के रहेंगे और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, या पैरासाइट्स में हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट की बॉडी में जाकर के रहेंगे और न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये अलग से जाकर के किसी ऑर्गेनिज्म को मार दें और उसके ऊपर रह ले जाकर के, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। एक और ख़ास बात ये होती है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस एसोसिएशन में आपको दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे और दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनके लिए ये जो एसोसिएशन है ना वो बहुत बेनिफिशियल होती है। यानी कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के लिए, दोनों ही आप बोल सकते हो कि स्पीशीज़ के लिए क्या होता है, एक विन विन सिचुएशन होती है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें आते हैं कौन, अलगी, ठीक है, इसमें कौन आते हैं, अलगी। कौन से अलगी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हमारे पास क्या आया है, साइनोबैक्टीरिया, और प्लस हमारे पास आया है क्या, फंगस। तो फंगस और साइनोबैक्टीरिया की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाती है। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये फूड को सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, ये फूड को सिंथेसाइज करेगा। और ये फंगस क्या करता है, फंगस बेसिकली हम बोलते हैं कि जो अलगल पार्टनर है, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया वाला है पोर्शन, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन या बोल सकते हो कि शेल्टर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं शेल्टर भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली एक एसोसिएशन बना दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। एक था हमारे पास साइनोबैक्टीरिया और एक था हमारे पास फंगस। तो फंगल पार्टनर क्या करता है इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, बेसिकली आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्शन या शेल्टर प्रोवाइड करेगा अलगल पार्टनर को, और अलगल पार्टनर क्या करेगा, यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, वो खाना बनाएगा। तो उसको मिल रहा है खाना, फंगस को मिल रहा है बैठे बिठाए खाना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंगस जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो हेट्रोट्रॉपिक है, किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे वो डिपेंडेंट रहेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो फंगस जो कि अपना खाना नहीं बना सकता है, तो उसको साइनोबैक्टीरिया यानी कि अलगल पार्टनर खाना बना करके देगा। और साइनोबैक्टीरिया को क्या फ़ायदा होने वाला है फंगस के साथ रह करके, कि साइनोबैक्टीरिया या बोल सकते हो कि जो फंगल पार्टनर है वो अलगल पार्टनर को शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दोनों के लिए क्या है, एक विन विन सिचुएशन है, इसको भी खाना मिल रहा है और उसको शेल्टर या प्रोटेक्शन मिल रही है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए ये एसोसिएशन कैसी है, बेनिफिशियल है। तो ऐसी एसोसिएशन जहाँ पे हम बोलते हैं कि दोनों ही स्पीशीज़ को, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो,
तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। और इनको मिला करके ये जो आपने देखा है कि साइनोबैक्टीरिया और फंगस मिलाकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेसिकली लाइकेंस, ठीक है। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं भाई, लाइकेंस कहते हैं। तो लाइकेंस हम बोलते हैं कि इनको ना पोल्यूशन पसंद नहीं होता है, जहाँ पे भी ये आप बोल सकते हैं कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे भी पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे ये रहेंगे, और जैसे ही पोल्यूशन होगा वहाँ से ये गायब हो जाएंगे। तो लाइकेंस क्या होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनी है फंगस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, पेड़ों के जो बार्क होती है ना, जो छाल होती है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो चट्टान वगैरह होती है, वहाँ पे भी आपको ये लाइकेंस दिखाई देंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमने पूरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन तक की बात कर ली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा में हुआ क्या था कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनका ग्रुप बनाया गया था, किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया था। मोनेरा में क्या आए थे, मोनेरा में हम बोलते हैं कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ चुके थे। फिर बारी आई थी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डाला था। अब बात आती है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। तो किंगडम फंजाई में कौन आते हैं, किंगडम फंजाई में हम बोलते हैं कि मल्टी सेल्यूलर, आई रिपीट, किंगडम फंजाई में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर बिल्कुल आएंगे ही नहीं। मोस्टली हम बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक तो होंगे ही, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स तो हो चुके हैं सारे, है ना। प्रोकैरियोट्स तो सभी के सभी एक किंगडम में आ चुके हैं। अब जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे, यूकैरियोट्स ही होंगे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को तो आना ही है। अब मोस्टली कैसे होते हैं ये, मोस्टली हम बोलते हैं कि ये होंगे मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स होंगे, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। कौन से होंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हम बोलते हैं कि होगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट के बारे में हमें और भी अभी बात करनी है। ईस्ट हम सबको पता है, जो हम बड़े मज़े से केक वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं ना, तो केक और पेस्ट्री वगैरह के बैटर को बनाने के लिए या कुकीज़ के डो को बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है, बेसिकली फर्मेंटेशन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी है, यहाँ पे हमने बात करी है कि मोस्टली कैसे होंगे, यूकैरियोटिक तो होंगे ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट। अब होता क्या है, जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में आपको याद है हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कि यूजुअली क्या होता है कि किंगडम मोनेरा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर ही होते हैं, यानी कि उनके पास केवल एक ही सेल होता है, वो भी कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब वो सेल्स अरेंज कैसे होते हैं, तो वो सीरीज में अरेंज होते हैं। तो जब आपको सेल्स की सीरीज दिखाई दे इस तरह की, जब आपको सेल्स की सीरीज दिखाई दे, तो इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो फिलामेंटस बॉडी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में हमने पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना हम बोलते हैं कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब बहुत सारे सेल्स होंगे ना, तो वो सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, वो एक सीरीज़ में अरेंज हो जाते हैं, और इसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो इसीलिए हमने देखा था कि साइनोबैक्टीरिया की बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है। सेम चीज़ हमको कहाँ दिखाई देगी, फंगस के केस में भी दिखाई देगी, ठीक है। फंजाई किंगडम के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो कैसे मोस्टली आप बोल सकते हो कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सीरीज़ में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इन सीरीज़ को ही हम क्या कहते हैं, इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और हर एक फिलामेंट को फंजाई किंगडम में, हर एक फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइफी। और जब बहुत सारे फिलामेंट्स आपस में आकर के एक नेटवर्क बना ले, जैसे कि एक फिलामेंट था, अब देखो यहाँ पे आने वाले हैं बहुत सारे फिलामेंट, ये देखो ये एक आ गया, ये दो आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। कुछ इस तरीके का जब बहुत सारे
फिलामेंट्स या हाइफे क्या बना ले, नेटवर्क बना ले, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे माइसीलियम। क्या ये चीज़ सबको समझ में आई है कि जो हमारे फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। एग्जाम्पल की ईस्ट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं वो एक सीरीज में अरेंज होते हैं। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और किंगडम फंजाई में हर एक फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो हाइफे मतलब क्या होता है, बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे सेल्स सीरीज में अरेंज होते हैं। और जब बहुत सारे हाइफे आ जाएंगे और एक नेटवर्क बना लेंगे तो इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ईस्ट है वो इस तरीके का नेटवर्क यानी कि माइसीलियम नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए तो बहुत सारे सेल्स चाहिए ना, और ईस्ट तो हम बोलते हैं कि यूनिसेलुलर होता है। तो जब उसके पास सेल ही नहीं है तो वो क्या ही सीरीज बनाएगा, कैसे फिलामेंट बनाएगा, कैसे हाइफे से माइसीलियम बनेगा यानी कि नेटवर्क बनेगा। तो हमारा जो ईस्ट है वो नेटवर्क नहीं बनाता है, माइसीलियम वो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखा जाए तो जैसे कि हम बोल रहे थे ना शुरुआत में कि भाई प्लांट से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, ये प्लांट लाइक बॉडी होती है ना। भले ही ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स वगैरह नहीं है तो कोई क्या बात है, और प्लांट्स की तरह इमोबाइल भी होते हैं, तो क्यों नहीं इनको हमने प्लांट किंगडम में डाल दिया। तो एक तो ये वजह थी कि भाई स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है, तो इतने सारे एक्सेप्शन तो कहीं हो नहीं सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना, प्लांट्स में हमने देखा था कि वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए, और फ्लोएम होता है फूड और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन हम बोलते हैं कि किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिजम्स के पास वेस्कुलर टिश्यू, वीटी मतलब क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, तो इनके पास हम बोलते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया होगा। तो क्लोरोफिल तो एब्सेंट होता ही है, वेस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होता है। भाई हमने सेल वॉल की तो बात करी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। सेल वॉल का क्या केस होता है इनके पास, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेल वॉल भैया यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनेगी, काइटिन की बनेगी। कभी कभी हम बोलते हैं कि सेल्यूलोज की भी दिखाई देती है, और कभी कभी हम बोलते हैं कि दोनों ही दिखाई देते हैं, यानी कि काइटिन भी और सेल्यूलोज की भी। तो मोस्टली हम बोलते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की ही बनी होगी। आई होप इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बेसिकली ना इनके आप बोल सकते हो कि इनकी लाइफ में आपको 2 स्टेजेस दिखाई देती हैं, एक होती है वेजिटेटिव स्टेट और एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक होती है वेजिटेटिव स्टेट और एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ फूड के एसिमिलेशन को कंसर्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंजाई में इनकी लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में हम बोलते हैं कि सिर्फ खाने को एसिमिलेट करना ही इनका मेजर कंसर्न होता है, और खाने को एसिमिलेट कौन करता है, तो माइसीलियम। ये जो नेटवर्क बनाते हैं, बेसिकली जहाँ भी फंजाई प्रेजेंट होते हैं, जिस भी सबस्ट्रेटम में प्रेजेंट होंगे ना, उसमें जाकर के क्या कर देंगे, अगर वो मल्टी सेलुलर हैं तो अपने जो है इस तरह के माइसीलियम बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे। और ये नेटवर्क क्या करते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बताया है कि किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, भले लिविंग हो, भले ही वो कैसा हो, डेड ऑर्गेनिज्म हो, तो जिस भी सबस्ट्रेट में ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये नेटवर्क बना लेंगे माइसीलियम का, और यही माइसीलियम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो वेजिटेटिव फेज में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ खाने को, न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करा जाएगा, और कौन हेल्प करता है इसमें, तो माइसीलियम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड। ठीक है, फिर इसके बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन की बात निकली ही है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें कि बर्डिंग होती है। अगर आपने कभी देखा हो डायग्राम, तो जैसे ये ईस्ट है ना, ईस्ट का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक ईस्ट होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, तो ये क्या हो गया, एक ईस्ट हो गया। फिर इसकी बॉडी पे कुछ इस तरह के बर्ड्स निकलते दिखते हैं आपको, फिर इस बर्ड के ऊपर भी एक बर्ड, फिर इसके ऊपर भी एक, तो इस तरीके से बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये जो बर्ड्स है ना, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल ईस्ट या ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। बेसिकली ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो स्पोर्स हम बोलते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, कोनिडिया हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि जूस्पोर वगैरह भी हो सकते हैं, कोनिडिया हो सकते हैं, जूस्पोर वगैरह हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और ये सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो गैमेट्स से हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा और इसके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो क्या आपको ये सभी बातें क्लियर हुई? अब एक चीज़ और है, एक चीज़ है इनके एग्जाम्पल्स की। जैसे हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट को हम अपनी बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट कहते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी नाम होता है। और ये करता क्या है, जिस भी कंपोनेंट में, फूड कंपोनेंट में ये प्रेजेंट होता है, शुगर को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि डोसा वगैरह के बैटर में भी फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होगा, जैसे कि हम वो बनाते हैं भटूरा वगैरह, तो भटूरे का जो डो होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, मैदा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और साथ ही साथ हम ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट क्या करता है, जाता है आटे के अंदर, मैदे के अंदर, जो शुगर्स हैं उसको कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करेगा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, शुगर को वो कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में। इसीलिए कुछ देर के बाद जब हम डो को डो बना लेते हैं और थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट स्टेट में छोड़ देते हैं, 10 या 15 मिनट बाद आकर के जब हम उसको देखते हैं तो डो जो है वो राइज हो चुका रहता है। इनिशियली आपका डो इतना होता है और जब उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हो तो वो फूल के इतना बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है, ईस्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, वॉल्यूम बढ़ा देती है, क्योंकि तो गैस है ना, तो गैस क्या करेगी, वॉल्यूम बढ़ाएगी। इसलिए हमारा जो डो है वो फूल के इतना हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि बेकरी वगैरह में इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जो कि क्या करता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इसमें पेनिसिलियम भी आता है। पेनिसिलियम हम बोलते हैं कि पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करती हैं और ये पेनिसिलिन हम बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम बोलते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, राइजोपस आ सकता है, ठीक है ना, मोल्ड्स वगैरह आ सकते हैं, एस्परजिलस आता है। एस्परजिलस नाइगर हम बोलते हैं कि सिट्रिक एसिड बनाता है, और एस्परजिलस, कुछ एस्परजिलस हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एज अ पैरासाइट रह जाते हैं और एस्परजिलोसिस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये एस्परजिलस है। एस्परजिलस नाइजर क्या करता है, सिट्रिक एसिड बनाएगा। एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज़ हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट रहती हैं और एस्परजिलोसिस इन्फेक्शन कॉज करेगी। फिर इसके बाद में क्या है, ये राइजोपस है जो कि ब्रेड पे ये ग्रो कर गया है। आई होप ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, ये आपको ईस्ट दिख रहा होगा, तो ईस्ट देखो सिंगल सिंगल है ना, ईस्ट क्या होते हैं, ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या है, पेनिसिलियम है। फिर इसके बाद में ये क्या है हमारे पास, ये ईस्ट है जो कि बेकिंग वगैरह में यूज़ होता है। आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। तो किंगडम फंजाई में हमने बहुत सारी बातें करी हैं
क्या क्या बातें करी हैं, फटाफट से एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, रिकैप हम कर लेते हैं। किंगडम फंजाई में हमने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं किंगडम फंजाई में, और ये सभी स्पीशीज़ हम बोलते हैं कि प्लांट को रिजेंबल करती हैं, प्लांट की तरह मूव नहीं करेंगी, इमोबाइल होती हैं, इमोटाइल होती हैं, साथ ही साथ इनकी प्लांट लाइक बॉडी भी होती है। तो क्यों ना इनको हम प्लांट किंगडम में रख दें, नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि स्पीशीज़ का नंबर बहुत सारा है। एक एक्सेप्शन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ को हम एक्सेप्शंस नहीं, इसीलिए एक अलग ही किंगडम इनको अलॉट करा गया और इसी वजह से किंगडम फंजाई जो है एग्जिस्टेंस में आया। फिर इसके बाद में इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थैलॉइड कहते हैं, क्योंकि वो थैलस बनाते हैं। थैलस में हम बोलते हैं कि बेसिकली ये एक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टैम, ट्रू लीव्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा सबको। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इनके पास क्लोरोफिल तो होगा नहीं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? जब भाई क्लोरोफिल होगा तभी तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और तभी ये ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे। लेकिन अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ये हो जाएंगे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके पास केवल एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचेगा, दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स वो होंगे जो कि डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिज्म से बेसिकली अपना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे, और पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम होस्ट कहते हैं उसकी बॉडी में जाकर के रहेंगे और अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे, डिराइव करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होती है फंगस और ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया के बीच में। अलगल पार्ट क्या करता है? अलगल पार्टनर अलगल पार्टनर हम बोलते हैं कि यस खाना सिंथेसाइज करेगा, और जो फंगल पार्टनर होता है वो प्रोटेक्शन या शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए एसोसिएशन कैसा है? बेनिफिशियल है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। लाइकेंस बेसिकली पॉल्यूशन इंडिकेटर के तरह भी यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि ये कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि हमारे ईस्ट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में हम बोलते हैं कि अगर होंगे तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये बहुत सारे सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो सीरीज़ के फॉर्म में। इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और फंजाई किंगडम में इस फिलामेंट को हम हाइफे कहते हैं। तो बहुत सारे जब हाइफे यानी कि बहुत सारे जब फिलामेंट्स आकर के एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क बना लेते हैं तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? हाइफे के नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। बेसिकली क्या होता है कि जिस भी सबस्ट्रेट में ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना तो ये खुद सिंथेसाइज कर नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, कहीं ना कहीं किसी दूसरे सबस्ट्रेटम पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये अपने माइसीलियम को फैला देते हैं, और माइसीलियम ही क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। आई होप इतना सब कुछ समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है मोस्टली, कभी कभी सेल्यूलोज की भी दिखती है, और कभी कभी काइटिन और सेल्यूलोज दोनों की बनी होती है। ये अपना जो फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि और क्या क्या हमने पढ़ा था इनके बारे में? फिर हमने पढ़ा था कि ये ईस्ट के बारे में हमने देख लिया था कि ईस्ट को जो है हम यूज़ करते हैं बेकरी वगैरह में, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी एक स्पीशीज़ होती है, और ये फर्मेंटेशन करता है, शुगर को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में। फिर इसके बाद में पेनिसिलियम की एक स्पीशीज़ होती है जो कि पेनिसिलिन बनाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक होती है। फिर एस्परजिलस नाइजर जो होता है वो सिट्रिक एसिड बनाएगा। कुछ स्पीशीज़ होती है एस्परजिलस की जो कि ह्यूमन बींग्स में एज अ पैरासाइट रहते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। इनके लाइफ में 2 स्टेजेस होते हैं, एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो वेजिटेटिव जो स्टेज होती है उसमें मेजर इनका कंसर्न क्या रहता है? बस फूड को एसिमुलेट करना थ्रू माइसीलियम। और रिप्रोडक्टिव स्टेज में हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन हो सकता है एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअल हमें दिखाई देता है स्पोर्ट्स के फॉर्म में, और एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहाँ पे हम बोलते हैं कि बर्डिंग होती है, बर्ड बनते जाते हैं, जैसे कि ईस्ट में हम बोलते हैं कि बर्ड बनते जाते हैं। अल्टीमेटली ये बर्ड्स पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं। फिर इसके बाद में स्पोर्ट्स तो कोनिडिया होते हैं, जूस्पोर वगैरह होते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स जो है गैमेट्स बनाते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
ठीक है। अब मशरूम में भी हमने देखा था कि कुछ मशरूम तो कैसे होते हैं, ईडेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हम बोलते हैं कि जिसको हम बटन या उसको हम गिल्ड मशरूम भी कहते हैं, और कुछ मशरूम हम बोलते हैं कि स्कल कैप होते हैं, ठीक है, डेड कैप होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। तो एडेप्टेशन, अगर हम बात करें इनके हैबिटाट की, तो वेरियस हैबिटाट में हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में फंजाई किंगडम होता है हमारा 100% कंप्लीट। आई होप सभी बच्चों को फंजाई किंगडम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 5 में से हमने 3 किंगडम्स पढ़ लिए हैं। मोनेरा हमने पढ़ लिया है, इसके बाद में हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया है, फिर हमने फंजाई पढ़ लिया है। अब बारी आती है किसकी, किंगडम प्लांटे की। अब ज़रा आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको चारों तरफ से एनिमल्स घेर ले और आपके अराउंड सिर्फ जो है ना फंगस दिखाई दे, आपको मशरूम दिखाई दे, बैक्टीरिया दिखाई दे, तो क्या हमें ऐसे माहौल में रहने का मन करेगा? क्या बोला मैंने कि कभी अगर आपको अपने अराउंड सिर्फ और सिर्फ जानवर ही दिखाई दे, एनिमल्स दिखाई दे, बैक्टीरिया दिखाई दे, है ना, और फंगस वगैरह दिखाई दे, तो क्या हमको ऐसे माहौल में रहने का मन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सबको ग्रीनरी पसंद होती है, सबको अच्छी लगती है ग्रीनरी। किसी से भी पूछो, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको हरे भरे पौधे, पेड़, ये सब अच्छे ना लगते हों। तो ये ग्रीनरी कहाँ से आती है? ये ग्रीनरी आती है प्लांट्स से। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो बिना प्लांट्स के भी सर्वाइव कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अर्थ प्लैनेट का ओरिजिन हुआ था तो उस समय ना ऑक्सीजन का जो अमाउंट था हमारे प्लैनेट अर्थ में वो बहुत कम था। तो अब प्लांट की हेल्प से क्या हुआ कि जैसे ही प्लांट आए प्लैनेट अर्थ पे, सिग्निफिकेंट राइज हुआ ऑक्सीजन लेवल का। भाई अगर हम एनिमल्स की बात करें, अपनी बात करें, तो हम तो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई उस टाइम से हमारा सर्वाइवल पड़ जाएगा मुश्किल में, कर ही नहीं पाएंगे हम सर्वाइव, ठीक है। तो होता क्या है कि जब अर्थ बनी तो उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम था। अब ये जितने भी हमने अभी तक ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, प्रोटिस्टा के देखे हैं, मोनेरा के देखे हैं, फंगस के देखे हैं, एज सच इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ये लो ऑक्सीजन कंटेंट में भी प्लैनेट अर्थ पे सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अगर हमें और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए थे और ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा था। अब फर्दर जितने भी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सभी कहाँ से आएंगे, यही प्रोटिस्टा यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट से ही इवॉल्व होकर के आएंगे। तो अगर हमें एक अपग्रेडेड या एक अपडेटेड वर्जन चाहिए है यूकैरियोट्स का, तो हमें उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉपर कंडीशंस बनवानी पड़ेगी हमारे प्लैनेट अर्थ में। और वो प्रॉपर कंडीशंस क्या होंगी, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना। तो इनिशियली हमारे प्लैनेट अर्थ पे ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि प्लांट्स आए प्लैनेट अर्थ पे, ऑक्सीजन का लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ऑक्सीजन का कंटेंट हम बोलते हैं कि प्लांट्स के आने के बाद अर्थ में इम्प्रूव हुआ। तो प्लांट्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ ये कि प्लांट्स हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये जो भी हम फूड चेन देखते हैं ना कि प्लांट को खाया, घास को खाया हिरण ने, डियर ने, डिनर को खा लिया किसने, शेर ने, ठीक है। तो ये जो पूरी फूड चेन बनती है ना, ये फूड चेन के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स ही तो होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स कहाँ से आएंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जो कार्निवोर्स है वो कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। भाई सबको खाना चाहिए, हमको भी तो खाना चाहिए है। ये खाना कहाँ से आता है, ये खाना आता है प्लांट से। तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इन्हीं से क्या होता है कि कोई भी फूड चेन ले लो, इन्हीं से स्टार्ट होगी। क्या ये सबको क्लियर है? तो प्लांट्स का मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रही हूँ कि आखिर हम क्यों प्लांट्स को इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए है ही इतने इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इनके आने के बाद ही प्लैनेट अर्थ का ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज़ हुआ, प्लस हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। किसी भी फूड चेन की शुरुआत इन्हीं से होती है। अगर ये नहीं होंगे तो आगे की फूड चेन काम नहीं आने वाली है, सारे के सारे एनिमल्स मर जाएंगे।
हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स वगैरह कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए प्लांट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्लांट अलग ही क्या है, एक किंगडम है। तो अब उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंगडम के बाद में क्या आता है, डिवीजन आता है ना। तो अब हम किंगडम प्लांटे के डिविजन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट है ये आपकी एनसीईआरटी का है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। एक और इसी से मिलता जुलता क्लासिफिकेशन होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले अभी आप यहाँ देखो। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो किंगडम है हमारा प्लांटे, उसको डिवीजन में फर्दर क्लासीफाई किया गया। लेकिन जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी ना किसी बेसिस पे करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि किंगडम प्लांटे को हमने फर्दर डिवीजन में क्लासीफाई किया है तो किस बेसिस पे किया। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं, यानी कि ट्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह है या नहीं। इसके बाद में वेस्क्यूलर टिश्यूज है या नहीं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम है या नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था कि इनके पास आप बोल सकते हो कि सीड्स होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर है तो फिर वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड है या नहीं है। तो कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे किंगडम प्लांटे को फर्दर डिवीजन में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज है या नहीं, ये सीड्स बेयर करते हैं या नहीं, और ये सीड्स इनके फ्रूट्स में एनक्लोज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि सबसे पहले कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है प्लांट बॉडी में या नहीं। उसके बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। एक आया हमारे पास क्या, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा कौन थे, ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है प्लांट बॉडी में, यानी कि आप बोल सकते हो कि दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि थैलॉइड इनकी बॉडी हो सकती है, थैलस लाइक बॉडी होती है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, थैलोफाइटा पड़ा है, थैलोफाइट्स पड़ा है। ठीक है, तो एक ये हो गया कि फर्स्ट हमने किस बेसिस पे किया कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है प्लांट बॉडी में या नहीं होती है। तो जिनमें नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइट्स कहते हैं। अब जिनमें होती है उनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, की वेस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है। तो अगर नहीं होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रायोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर होंगे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे तो उनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, वो हो सकती है टेरिडोफाइट्स, और दूसरी कैटेगरी किस बेसिस पे कि वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो बन जाएंगे क्या, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है प्लांट बॉडी में, ट्रू रूट स्टेम वगैरह सब प्रेजेंट होगा, इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी होंगे लेकिन ये सीड्स बियर नहीं करते होंगे। फिर दूसरी कैटेगरी क्या आती है जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, बेसिकली इनको हम फेनोरोगैम्स भी कहते हैं। ठीक है, फेनोरोगैम्स भी कहते हैं, ये सीड बियर करते हैं, यानी कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू भी हैं, इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी भी है, सीड्स भी ये बियर करते हैं। फर्दर इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे कि इनके पास जो सीड्स हैं वो नेकेड है या फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। तो अगर वो नेकेड है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे, और अगर फ्रूट्स के अंदर है सीड्स तो उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में हम बोलते हैं कि 2 कॉटिलेडन्स होंगे सीड्स के पास, और मोनोकॉट्स में हम बोलते हैं कि केवल एक ही कॉटिलेडन होगा सीड के पास। तो क्या ये क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया है, ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है पूरा फ्लो चार्ट। शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई कि बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्लांट बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 बेसिस होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं इनटू प्लांट बॉडी, फिर वेस्कुलर टिश्यूज है या नहीं। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, शायद आपको आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है या नहीं है इनटू प्लांट बॉडी, फर्स्ट बेसिस ये हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा बेसिस क्या हुआ कि वेस्कुलर टिश्यूज
हैं या नहीं है, तो ये एब्सेंट है या प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या हुआ, थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि सीड्स बेयर करते हैं या नहीं, बेयर सीड्स और नॉट। और फोर्थ लास्ट पॉइंट क्या हुआ क्लासिफिकेशन का, कि सीड्स आर enclosed within fruits or not, within fruits or not। तो इन चार बेसिस को हमेशा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये लिख भी दिया है। डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज आ गई। एक हो गया थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में हम बोलते हैं कि प्लांट बॉडी या बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स में। अब जिनकी होती है उनको फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, किस बेसिस पे, हमारे सेकंड पॉइंट के बेसिस पे कि वेस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनको हमने ब्रायोफाइट्स बोला। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है प्लांट बॉडी में और उनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। जिनके पास होते हैं अगेन उनको हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, किसके बेसिस पे, कि वो सीड बियर करते हैं या नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं लेकिन इनके पास सीड्स नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी कैटेगरी क्या आई, वो वाले ऑर्गेनिज्म की, वो वाले प्लांट्स की जिनके पास सीड्स होते हैं, तो इनको हम फेनेरोगैम्स भी कहते हैं। अगेन इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि जो इनके सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर एंक्लोज है या नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हम बोलते हैं कि वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी दिखेगी, वेस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे, सीड्स बियर करेंगे, लेकिन ये सीड्स फ्रूट्स के अंदर नहीं होंगे। और जिनमें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इनको फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया कि सीड में नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स कितने हैं, एक होंगे तो मोनोकॉट, दो होंगे तो डाइकॉट बोलेंगे। आई होप ये वाला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, जहाँ पे हम क्या करते हैं ये देखते हैं कि बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन्स है वो विजिबल है या नहीं है। एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये बहुत पुराना था, ये वाला जो है ये नया है, क्योंकि इस टाइम तक माइक्रोस्कोप आ चुके थे, लेकिन जो पुराना क्लासिफिकेशन था उस समय तक माइक्रोस्कोप थे नहीं। तो साइंटिस्ट देखते तो थे, जूलॉजिस्ट देखते तो थे, लेकिन उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता था। तो एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स और एक होते हैं फेनेरोग्राम्स, ठीक है। एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स और एक होते हैं फेनेरोग्राम्स, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, फाइन। और फेनेरोग्राम्स का मतलब क्या होता है, फेनेरो का मतलब होता है रिवेल्ड। तो होता क्या है कि ये जो हमारे क्रिप्टोगैम्स थे ना, इसमें वो प्लांट्स आते थे जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते थे, ठीक है। इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते थे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते थे। इनके पास फ्लावर्स नहीं होते थे, तो बेसिकली इनके हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं दिखाई देते थे। ऐसा नहीं है कि इनमें रिप्रोडक्शन होता नहीं था, रिप्रोडक्शन होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, लेकिन कहाँ हो रहा है वो हमें नहीं दिखते थे। क्यों? क्योंकि छुपे हुए रहते थे। इनके पास फ्लावर्स तो होंगे नहीं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो छुपे हुए रहते थे, इसीलिए इनको हमने क्या बोला है, क्रिप्टोगैम्स बोला है। हिडन मतलब क्या हो, क्रिप्टो मतलब क्या होता है, हिडन। तो हिडन क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते थे। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है ये दिखाई नहीं देता था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं होते थे। और फिर अगर हम बात करेंगे फेनेरोग्राम्स की, तो ये क्या होते थे, फ्लावरिंग प्लांट्स होते थे। फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो इनके पास फ्लावर्स होते थे, फ्लावर्स होते थे, तो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन वगैरह कहाँ हो रहा है ये देखने को मिलता था, इसलिए इनको हम फेनेरोगैम्स बोलते हैं। फेनेरो का मतलब होता है रिवेल्ड, क्लियरली दिखाई देता था, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं कि 3 कैटेगरीज आती थी। इसमें आते थे सबसे पहले थैलोफाइट्स, ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें आते थे ब्रायोफाइट्स, और फिर इसके बाद में इसमें आते थे टेरिडोफाइट्स, ठीक है। फिर इसके बाद में यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो या तो इनके पास कोन्स होंगे,
या इनके पास फ्लावर्स होंगे। तो इसमें कौन आते थे, इसमें आते थे जिम्नोस्पर्म्स और इसके बाद में इसमें आते थे एंजियोस्पर्म्स। तो क्या ये वाला क्लासिफिकेशन भी सबको याद रहेगा? ये वाला तो रखना ही है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का है। ये मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि पुराना टाइप का क्लासिफिकेशन था जहाँ पे हम बोलते थे कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स आते थे। अभी भी क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के ऊपर सवाल आने वाला है ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे और डिटेल में समझा रही हूँ। रीज़न है समझाने का कि क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। तो नाम अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एटलीस्ट आप वर्ड मीनिंग याद रखिएगा कि क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन क्या होगा, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कहाँ हो रहा है रिप्रोडक्शन, कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ये नहीं दिखता था। फ्लावर्स होते नहीं थे तो कहाँ हो रहा है, क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए रहते थे। तो इनमें 3 कैटेगरीज आएंगी, थैलोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की। अल्टीमेटली आते हैं हमारे पास कौन, फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में हम बोलते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके फ्लावर्स हमें दिखाई देते थे। तो रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ये दिखाई देता था। ठीक है, और बेसिकली या तो कोन्स होते थे या फ्लावर्स होते थे। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स को फिर हम एंजियोस्पर्म्स को हम फर्दर फिर डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में डिवाइड करते थे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, थैलोफाइट्स के साथ। किसके साथ, थैलोफाइट्स के साथ। ठीक है, तो थैलोफाइट्स क्या होते हैं, अब हम वो एक चीज़ और है कि इससे पहले कि हम थैलोफाइट्स को पढ़ें, प्लांट किंगडम की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। भाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का सिलसिला तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है ना। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया था। इसके बाद में सारे कैसे आ रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते आ रहे हैं। तो किंगडम प्लांटे में भी हम बोलते हैं कि ये तो और इवॉल्व्ड फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स का। तो किंगडम प्लांटे में भी जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड में न्यूक्लियर एनवेलप होगी। साइटोप्लाज्म में हम बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होने का जो सिलसिला है ऑर्गेनिजम्स का वो किंगडम फंजाई से स्टार्ट हो चुका है। तो किंगडम प्लांटी के भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। एक्सेप्शन को तो हम ले सकते हैं ना, कौन होते हैं वो एक्सेप्शन, तो अलगे। अब आप बोलोगे कि मैम हम कितने अलगीज पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा में ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया, फिर इसके बाद में हमने प्रोटिस्टा में भी पढ़ा था प्रोटिस्टन अलगी जिसमें हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाई एटम्स और यूगिना वगैरह देखा था। अब फिर से अलगी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो अलगी होगी ये प्लांट अलगी होगी, प्लांट किंगडम की अलगी होगी। पानी के ऊपर जो आपको काई जमी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, वाटर बॉडीज़ में हम बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो काई जम जाती है, तो उस काई को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो प्लांट अलगी है ये हम पढ़ेंगे कहाँ, आज के ही सेशन में थैलोफाइट्स में। थैलोफाइट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लांट अलगी कहते हैं। तो ये कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जहाँ पे आपने कभी ट्री वगैरह को कभी मूव करते हुए देखा है क्या, नहीं ना, वो जहाँ होते हैं सॉइल से जुड़े रहते हैं, हमेशा ज़िंदगी भर उसी से ही जुड़े रहेंगे। हाँ, कुछ हम बोलते हैं कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि वाटर हायासिंथ होता है। ठीक है, एक होता है डकवीड। डकवीड इसको हम वाटर लेंटिल्स भी कहते हैं। ये ना ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ इस तरीके के ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे चपटे चपटे, जैसे कि दालें होती है ना, दालों को हम क्या कहते हैं, लेंटिल्स कहते हैं ना। तो दालों की तरह ही ये होती हैं, चपटे होते हैं लेकिन इसी तरह के ग्रीन कलर के होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वाटर लेंटिल्स भी बोलते हैं। इनका असली नाम क्या है, इनका असली नाम है डकवीड। तो डकवीड हो गया, वाटर हायासिंथ वगैरह हो गया, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो सबस्ट्रेटम से सॉइल के साथ हमेशा अटैच्ड रहेंगे, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर इसके बाद में जो सेल होता है उसमें ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल तो होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि प्लांट सेल के पास हमेशा सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनके सेल के पास एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है ना। सेंट्रल वैक्यूल वाली प्रॉपर्टी भी हमने प्लांट सेल में ही पढ़ी है कि प्लांट सेल में
एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और इन वैक्यूल्स के अंदर फूड और वाटर कंटेंट भरा होता है। मेजोरिटी के टाइम पे क्या होता है, ये सभी छोटे छोटे वैक्यूल्स कंबाइन होकर के एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस भी जो है साइड में सेल में शिफ्ट हो जाता है। तो प्लांट किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल के पास सेल वॉल होगी, सेल्यूलोज की बनी, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा ही होगा। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है, इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि हमेशा नए नए ऑर्गन्स जो है आकर के ऐड होते ही जाएंगे। हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसी होती है, डेफिनेट होती है। एक उम्र के बाद में ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ होना रुक जाती है। जितने ऑर्गन्स आ चुके रहते हैं उतने ऑर्गन्स ही रहेंगे, जितने आप बोल सकते हो कि बोन्स हैं उतनी ही रहेंगी। वो अलग बात है कि अगर स्टंट मारा है तो फिर हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जितनी हड्डियाँ आ चुकी हैं वो आ चुकी रहेंगी, जितनी ऑर्गन्स आ चुके हैं उतने आ चुके रहेंगे, ठीक है। जितने हाथ पैर हमारे आ चुके हैं उतने ही आते रहेंगे। एक एज के बाद में तो हाइट बढ़ना भी रुक जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स पे हम बोलते हैं कि इनकी ग्रोथ इनडेफिनेट होती है, लंबे होते जाते हैं। न्यू न्यू हम बोलते हैं कि ब्रांचेस आती रहेंगी, लीव्स आती रहेंगी, फ्रूट्स आते रहेंगे, फ्लावर्स आते रहेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हम बोलते हैं कि इनडेफिनेट ग्रोथ ही तो है, कि ग्रोथ कभी रुक ही नहीं रही है ना। हाइट लंबी होती जा रही है, न्यू ऑर्गन्स आकर के ऐड होते जा रहे हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है कि ग्रोथ कैसी होगी बच्चों, इनडेफिनेट होगी। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे किंगडम प्लांटे के। अब आ जाओ किसके ऊपर, थैलोफाइट्स के ऊपर। थैलोफाइट्स के ऊपर हम बोलते हैं कि हिंदी में अगर इसे हम बोले तो क्या बुलाते हैं, इनको काई बुलाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, वाटर बॉडीज़ में कुछ इस तरह की पूरी क्या जम जाती है, काई जम जाती है। फिर टाइम टू टाइम इस काई को स्कूप आउट भी करना पड़ता है, साफ़ भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी में यार फिशेस वगैरह भी तो प्रेजेंट है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो अलगी होते हैं ना, ये बहुत ही तेज़ी के साथ वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं और देखते ही देखते पूरी वाटर बॉडीज़ में ये हम बोलते हैं कि बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। पानी में दिखाई देते हैं। कौन सा पानी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और वो मरीन वाटर भी हो सकता है, यानी कि समुद्र का पानी, सी वाटर, नमकीन पानी, खारा पानी। तो ये मीठे पानी में भी हो सकते हैं, खारे पानी में भी हो सकते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक ही होते हैं। अगर ये टेरेस्ट्रियल होंगे भी तो वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, ठीक है, नमी होगी, वहाँ पे ये पाए जाएंगे। तो अगर ये हम बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल होते हैं तो ये कैसे होंगे, कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर इनको अवेलेबल होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि ये जिस भी वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं ना, एक बार जैसी इनकी ग्रोथ शुरू हुई और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो देखते ही देखते बहुत कम दिनों में, बहुत कम टाइम में ये पूरी वाटर बॉडी को जो है उसके सरफेस को पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है भाई, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पानी में प्रेजेंट है तो पानी से ही लेंगे। तो जिस भी पानी में प्रेजेंट होंगे, जिस भी वाटर बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उस पानी में जितनी भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो ये यूटिलाइज कर लेंगे। अब भाई पानी में अगर आप प्रेजेंट हो, आप एक्वेटिक हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी कोई और ऑर्गेनिज्म पानी में नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, फिशेस वगैरह भी तो होती हैं। तो वो फिशेस क्या करेंगे, फिशेस को भी ऑक्सीजन चाहिए है सर्वाइवल के लिए। अब ऑक्सीजन तो ये सारे लिए ले रहे हैं, तो फिर फिशेस क्या होंगी, तो फिशेस की मॉर्टेलिटी के लिए, यानी कि फिशेस की डेथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो हैं ये आप बोल सकते हो कि अलगी ही होते हैं, थैलोफाइट्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में एक्वेटिक होते हैं, बेसिकली फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में मिलेंगे और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ही टाइम में पूरे के पूरे एंटायर वाटर सरफेस को, वाटर बॉडी के सरफेस को जो है घेर लेते हैं। और घेर तो लेंगे ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी से लेते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं। तो फिशेस के लिए, बाकी दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बचती नहीं है, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, काई बोलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाम क्या है इनका, नाम है इनका थैलोफाइटा। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिवीजन है बेसिकली ये। थैलो का मतलब क्या होता है, इनको
थैलॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? थैलॉइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं थैलॉइड? थैलॉइड हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कब कहते हैं? जब उसकी थैलस लाइक बॉडी, जब वो थैलस फॉर्म करता है, यानी कि प्लांट लाइक बॉडी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होगी? थैलस होगी, यानी कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, यानी कि इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हम बोलते हैं कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया है हमने? थैलोफाइटा दे दिया। हमने दिया है क्या? नहीं, कैरोलस लिनियस ने नामकरण किया था थैलोफाइटा का। फाइन। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इनके पास इनका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट इनका प्रेजेंट होता है, कोई नहीं छीन सकता, इसीलिए क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट ही है, इनके पास एक रेड कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। इन्हीं डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स के कारण हम बोलते हैं कि थैलोफाइटा को कुछ और क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से क्लासेस आती हैं? क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल तो होगा ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करना है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज़ मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप एक बात बताओ ज़रा मुझे कि जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना, है ना। रूट्स से पानी अब्जॉर्ब होगा, मिनरल्स अब्जॉर्ब होंगे, और जहाँ भी ज़रूरत होगी वाटर और मिनरल्स की वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराना। लेकिन आप खुद ही सोचो, ये तो खुद ही एक्वेटिक है, पानी में ही रह रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कराने की अलग से डिफरेंट पार्ट्स को ज़रूरत क्या है? पानी में ही है तो रहने दो पानी में, जाइलम की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्वेटिक होते हैं, वहीं से खाना ले लेंगे, वहीं से पानी ले लेंगे, डूबे होते हैं पानी में, तो पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि इनकी साइज़ भी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे होते हैं ये, कुछ तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। तो ऐसा हम बोलते हैं कि लंबे लंबे होते नहीं हैं, तो लंबे लंबे रूट में या नेटवर्क्स में खाने और पानी को ट्रांसपोर्ट कराने की ज़रूरत होती नहीं है। इसलिए जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज़ अगर नहीं भी होंगे तो भी इनका काम जो है मज़े में चलता है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो वेस्कुलर टिश्यूज़ इनके पास नहीं है, और इनके पास हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस वगैरह कर लेंगे। सेल वॉल भी इनके पास प्रेजेंट होती है। अब ज़रा आ जाओ इनके रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन इनका कैसा होता है भाई? रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि एक होता है मेल गैमेटोफाइट और एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। बेसिकली हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, पेरेंट बॉडी, प्लांट बॉडी क्या करती है? गैमेट्स बनाती है। इन गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद में जो है जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है ना उससे डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन थैलोफाइट्स की, तो इन थैलोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बेसिकली यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि एक मेल गैमेटोफाइट होता है और एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको रब करके। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक होता है मेल गैमेटोफाइट, एक होता है मेल गैमेटोफाइट और एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या बनाने वाले हैं? गैमीट्स बनाने वाले हैं, तभी तो गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। और बढ़िया बात क्या होती है, इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये दोनों करेंगे क्या? अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स कैसे बनाएंगे? जब इनके पास
गैमेट्स बनाने वाले ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जब इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कहते हैं गैमेटेंशिया। क्या कहते हैं? गैमेटेंशिया कहते हैं। ठीक है, अब ये गैमेटेंशिया क्या करता है? ये बेसिकली हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि जो बना रहे हैं, जो प्लांट बॉडी बना रहे हैं, जो गैमेटोफाइट बना रहे हैं, वो खुद कैसे हैं? हैप्लॉइड है। तो वो जो सेल्स बनाएंगे, वो जो गैमेट्स बनाएंगे, वो भी तो हैप्लॉइड ही होंगे ना। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम गैमेटेंशिया कहते हैं। फिर इसके बाद में ये गैमेटेंशिया क्या होते हैं? ये बेसिकली जैकेटेड होते हैं, यानी कि जैकेट्स के अंदर कवर्ड होते हैं। इसीलिए तो इनको हम क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में रखते हैं। याद है आपको, हमने इनको क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में रखा था। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो इनके पास फूल नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, और जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो छुपे हुए रहते हैं, जैकेटेड होते हैं। ठीक है, जैकेट्स में कवर्ड होते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें लगता है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हमने बोला कि इनका जो गैमेटेंशिया है वो कैसा होगा? गैमेटेंशिया कैसा होगा भाई? ये जैकेटेड होगा। ठीक है, गैमेटेंशिया। अब ये कैसा होगा? जैकेटेड होगा। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि इसने जो वो बनाए हैं, जो गैमेट्स बनाए हैं, वो भी कैसे हैं? हैप्लॉइड्स हैं। तो ये बन गया क्या? मेल गैमेट। ये बन गया क्या? फीमेल गैमेट। ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ये क्या बन गया? जाइगोट। फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है बेसिकली यहाँ पे। तो जाइगोट कैसा बना है? डिप्लॉइड बना है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसके पास में। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, अब ये डिप्लॉइड जाइगोट का क्या होता है? मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद हम बोलते हैं कि स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मियोसिस जब होता है तो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, और माइटोसिस में उतना ही रहता है, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाता है। तो मियोसिस हुआ जाइगोट में, तो स्पोर्स बन गए। ये स्पोर्स भी कैसे हुए? हैप्लॉइड हुए। यही स्पोर्स ग्रो करके क्या बना लेंगे? फिर से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया है, न्यू मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बन चुके हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया? ये हमने पूरा क्या एक्सप्लेन किया? एक होता है मेल गैमेटोफाइट, एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? गैमेटेंशिया कहते हैं। और ये जो गैमेटेंशिया है ये जैकेटेड होता है, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे होते हैं? जैकेट के अंदर छुपे हुए रहते हैं, फ्लावर्स होते नहीं हैं। तो गैमेटेंशिया ने गैमेट्स बना दिए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और मतलब कि मेल गैमेटोफाइट से आया है मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट से आया है फीमेल गैमेट। दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। फिर इसके बाद में दोनों हैप्लॉइड गैमेट जो है फ्यूज होते हैं, तो क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट का मियोसिस होता है। मियोसिस से हम बोलते हैं कि हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, और यही हैप्लॉइड स्पोर्स हम बोलते हैं कि किस में डेवलप हो जाते हैं? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू थैलोफाइट्स बन जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि इनकी जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बन रहा है। देखो जाइगोट में सीधे सीधे क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। मियोसिस के बाद में स्पोर्स बन गए हैं। मियोसिस के बाद में क्या हो गया है? मियोसिस के बाद में स्पोर्स बन गए हैं, एम्ब्रियो नहीं बना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, थैलोफाइट्स में एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अब जो भी कुछ पढ़ा है हमने थैलोफाइट्स के बारे में, फटाफट से करते हैं हम इसका क्विक रिकैप। हमने पढ़ा कि थैलोफाइट्स जो होते हैं इनको हम अलगी कहते हैं। बेसिकली ये प्लांट अलगी कहलाए जाते हैं, और इनकी बॉडी कैसी होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी कि इनको हम थैलॉइड भी कहते हैं, इसलिए इनको हमने थैलोफाइटा नाम दिया गया है। यानी कि इनकी थैलस बॉडी होती है, ट्रू रूट्स, स्टैम, लीव्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे इनको रेड अलगी, ब्राउन अलगी और ग्रीन अलगी में अलग अलग क्लासेस में थैलोफाइटा को डिवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसके अलावा हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन का तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। इनके लिए एक और चीज़ हम बोलते हैं कि ये मोस्ट प्रिमिटिव
प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अगर प्लांट किंगडम प्लैनेट अर्थ पे रहने के लिए आया है तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे प्लांट किंगडम के रहने के लिए? थैलोफाइटा के। ठीक है, तो डिवीजन थैलोफाइटा को हम बोलते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट किंगडम के। सबसे पहले यही ऑर्गेनिजम्स आए थे प्लांट किंगडम के अर्थ पे रहने के लिए आफ्टर किंगडम फंजाई। तो ये सिंपलेस्ट भी हो जाएंगे और हम बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव भी हो जाएंगे। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मोस्टली कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक तो होंगे ही, मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन कुछ एक दो नमूने तो रहेंगे, यानी कि एक दो एक्सेप्शन तो रहेंगे ही। उनमें कौन सा होता है? क्लामाइडोमोनास। ये जो क्लामाइडोमोनास है ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, यानी कि इसके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये सभी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये रहा वॉलवॉक्स, ठीक है, ये रहा क्लामाइडोमोनास, ये रहा क्या? यूलोथ्रिक्स। इसमें भी आपने देखो लंबे लंबे इस तरीके के फिलामेंट्स बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर है ना, तो फिलामेंट्स अक्सर हमको दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये क्या है? स्पाइरोगायरा है, ये क्या है? अल्वा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? हमारे थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो हम पढ़ रहे थे ना कि विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, किसके पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो आप बोलोगे डिवीजन थैलोफाइटा के, क्योंकि सबसे पहले प्लांट किंगडम के यही ऑर्गेनिजम्स आए थे प्लैनेट अर्थ पे रहने के लिए। सबसे प्रिमिटिव होते हैं और सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। इनके पास कोई झंझट नहीं होती, कोई रूट स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं होता है। इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहेंगे, मरीन वाटर में रहेंगे, है ना। और आप बोल सकते हो कि अगर इनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बनना भी है, लैंड पर आना भी है, तो वहाँ रहेंगे जहाँ पे मॉइस्चर होगा, पानी रहेगा, ठीक है, वहीं पे आकर के रहेंगे। तो जब पानी में ही है तो वेस्कुलर टिश्यूज़ की ज़रूरत क्या है? फिर इसके बाद में हम बोलेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप पूरा का पूरा थैलोफाइटा सबको समझ में आ गया होगा। अब इस सेशन के लिए इतना ही। आज के इस सेशन में हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है पेज नंबर 88 का, लेकिन आज हमने फंजाई किंगडम भी पढ़ लिया है, प्लांटे के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली है और उसका फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे की कहानी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस को। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। तो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.